Hello everyone, this is Rupali, welcoming you all to our YouTube channel EDU Online, a platform to serve. आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है. देख लेते हैं आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं. हमारा आज का टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जानने से पहले कि प्रियम्बल क्या है, क्या समझ में आता है हमें प्रियम्बल से, हम पहले प्रियम्बल का टेक्स्ट देख लेते हैं. ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि प्रियम्बल में लिखा क्या गया है. ठीक है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं प्रियम्बल क्या है. लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this day, 26 November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट पढ़ते हैं, देयर आर वेरियस टर्म्स जो शायद आप फेमिलियर हैं इन टर्म्स से और शायद नहीं भी हैं. अब हम इसका मतलब समझते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट है, एक्चुअली हमें इसी का करेक्ट समझना है. हमें समझना है कि ये जो वर्ड्स इस टेक्स्ट में हैं इनका क्या मतलब है. ठीक है, प्रियम्बल है क्या? आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपने हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियो देखा है जो कि संजीव सर ने लिया था, आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया था, आपने उसके बारे में जाना. यू नो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया. ठीक है, एंड यू मस्ट बी अवेयर कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अल्टीमेटली क्या बनता है? आज का प्रियम्बल. ओके, जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हम जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है कि हमें एक डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए जिसमें हम इंट्रोड्यूस करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. इंडिया अगर इंडिपेंडेंस के बाद हमारा स्टेट इंडिया कैसा होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या रूल्स होंगे, क्या लॉज होंगे, कैसे सोसाइटी होगी. ये सब चीज़ें, ये जो आइडिया था ये लिया गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट जिसने प्रियम्बल के साथ शुरू किया. मतलब प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका वाज द फर्स्ट वन जिसने इंट्रोड्यूस किया. देन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत से मेंबर्स जो रहे, उन्होंने अपने अपने समझ के हिसाब से ये प्रियम्बल को कुछ टर्म्स दी. वन ऑफ देम इज़ N.A. पालकीवाला, जिन्होंने प्रियम्बल के लिए बहुत अच्छी टर्म यूज़ की. ही सेड प्रियम्बल, वी कैन से प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान है. ठीक है, देन एज वी रेड के हमने आइडिया प्रियम्बल का USA से लिया है. देन जो लैंग्वेज हमने बोरो की, मतलब किस तरह से प्रियम्बल को लिखा जाए, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया. ठीक है, देन प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अब तक एक ही बार अमेंड हुआ है. बाय द वर्ड अमेंड वी मीन चेंज लाया गया है, कुछ एडिशन डिलीशन जब होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में, तो उसे अमेंडमेंट कहा जाता है. ठीक है, प्रियम्बल जब से बना तब से अब तक एक ही बार अमेंड किया गया है. 42nd अमेंडमेंट एक्ट. देखिए, अमेंडमेंट जो होती है वो एक्ट्स के, मतलब जैसे बिल पास होते हैं, एक्ट बनते हैं, लॉ बनता है, तब जाके कोई चेंज आप कॉन्स्टिट्यूशन में लाई जा सकती है. 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल को पहली और
अब तक आखिरी बार अमेंड किया गया था। आगे कोई चेंज आती है तो हम कह नहीं सकते, बट अब तक एक ही बार चेंज किया गया है, ठीक है। और चेंज क्या आई, प्रियम्बल को अमेंड किया गया तो उसमें क्या चेंजेस आई, 3 वर्ड ऐड किए गए, ठीक है। ये जो 42nd अमेंडमेंट थी, इसने प्रियम्बल में 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 विच ऑफ द लाइक वर्ड्स एडेड इन द प्रियम्बल। तो ये वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं और अमेंडमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देन प्रियम्बल, हमने प्रियम्बल के बारे में जब हम मतलब डिटेल जानना चाहते हैं तो 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल के, ठीक है। प्रियम्बल में हमें सबसे पहले जानना है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने प्रियम्बल का टेक्स्ट पढ़ा तो हमने देखा कि उसमें सबसे पहले लिखा गया था वी द पीपल, ठीक है। सो प्रियम्बल का टेक्स्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें ये बताया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर, अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, इंडिया के ही लोगों से, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया। The preamble states that the constitution derives its authority from the people of India। कैसे देखें, हम जो गवर्नमेंट है जो रूल करती है इंडिया को, उसे हम चुनते हैं, हम इलेक्शंस होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से वी द पीपल ऑफ इंडिया हम स्ट्रेंथन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, हम ही से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है। देन प्रियम्बल बताता है कि इंडिया एज अ स्टेट उसका नेचर क्या होगा, मतलब एज आई सेड के असेंबली के मेंबर्स ने ड्राफ्ट किया एक टेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट कि जिसमें उन्होंने बताया कि सोर्स क्या होगा, नेचर कैसा होगा इंडिया के स्टेट का। सो क्या नेचर बताया गया इंडिया का इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। ये वर्ड्स का मतलब हम आगे समझेंगे। देखिए, बाय द वर्ड सोवरेन हमारा क्या मतलब है कि इंडिया जो है वो फ्री है टू डिसाइड इट्स ओन मैटर्स, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इंडिया पे उसकी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स को डिसाइड करने के लिए। फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। देखिए, इंडिया में कोई भी मैटर हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो इंडिया एज अ कंट्री खुद सॉल्व करेगी। हमारे पास मतलब कोई, हम सोवरेन मीन्स सुप्रीम, तो इंडिया सुप्रीम पावर है। इंडिया पे कोई और कंट्री, कोई सुप्रीम पावर रूल नहीं कर रही है। हम किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के दबाव में फ़ैसले नहीं लेते हैं। सो इंडिया इज़ फ्री कि वो अपनी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को फॉलो करे, अपना कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देन द वर्ड सोशलिस्ट मीन्स, हम वर्ड सोशलिस्ट से क्या समझते हैं कि इंडिया में जो भी रिसोर्सेज है, देखिए, नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी मीन्स इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के कंट्रोल के अंडर हैं और उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो भी हमारी पावर है या मनी है उसको कॉन्सेंट्रेट करके रखें। मतलब आपने अगर सुना है, देखिए इंडिया में बहुत लाइक मिलियनियर बिलियनियर लोग भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। सो देयर इज़ अ गैप। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है। जब असेंबली मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा तो उन्होंने ये कभी ऑब्जर्व नहीं किया था कि इंडिया में ये गैप होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो जैसे अगर कोई बिलियनियर है या कोई अमीर इंसान है, आप उसे भी रिसोर्सेज उसी लेवल पे प्रोवाइड करें जो आप किसी गरीब इंसान को कर रहे हैं, ठीक है। जो एक लो क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी मेंबर है, उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, ठीक है। जो रिसोर्सेज आप
इक्वली प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मे बी किसी एक सेक्शन को उन रिसोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो हमें इस तरह से अपने रिसोर्सेज को डिवाइड करना है कि हम इक्वालिटी ला सकें, ठीक है। देन द वर्ड सेकुलर मीन्स, देखिए सेकुलरिज्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन इज़ कि देयर इज़ अ कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, मतलब स्टेट और रिलीजन का कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। सेकुलर मीन्स ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। इट मीन्स इंडिया एज अ स्टेट कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता है, जैसे कि पाकिस्तान है एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। इस तरह से और भी कंट्रीज़ हैं। सो इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, डाइवर्स है इंडिया, बट कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता है। अब अगर हम वेस्टर्न डेफिनेशन की बात करें तो सेकुलर होने का मतलब है कि स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगी, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है कि रिलीजियस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है कि स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन योर रिलीजियस मैटर्स, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी आपके रिलीजियस मैटर्स में, लेकिन अनटिल एंड अनलेस कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो रही हो। मतलब अगर आप कोई अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रिलीजन के नाम पे, कास्ट एंड क्रीड के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, तो स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो इंटरफेयर करेगी और उसके लिए कुछ भी जो भी मतलब सोल्यूशन लाना है वो लाएगी। इसके लिए आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, सबरीमाला केस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें वुमेन ऑफ सर्टेन एज उनको अलाउ नहीं था मंदिर में जाना। सो वो एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन थी कि मेन वर अलाउड एंड वुमेन वर नॉट। तो इस डिस्क्रिमिनेशन में स्टेट के पास ये अथॉरिटी थी कि वो कोई रूल बनाए या इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का कोई सोल्यूशन ढूंढे, ठीक है। सो इस केस में इंडिया का जो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है वो बाकी कंट्रीज से अलग है, ठीक है। देन द वर्ड डेमोक्रेटिक मीन्स वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे देखें, जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो ये है कि फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शंस होना। तो इंडिया में इलेक्शंस का प्रोसेस इन डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इट मीन्स हम डेमोक्रेटिक हैं। देन रिपब्लिक मीन्स, देखिए हम सिर्फ डेमोक्रेसी भी फॉलो नहीं करते हैं और सिर्फ रिपब्लिक भी नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक मीन्स देयर इज़ नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर और मोनार्क। अब देखें बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ किंग का जो सन है वही के नेक्स्ट किंग होगा, तो इस तरह से हेरिडिटी चलती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ हायरार्की नहीं है, मतलब हेरिडिटी नहीं है, सॉरी, मोनार्क नहीं है कोई, मतलब किंग रूल नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि एक बार जो प्राइम मिनिस्टर बना फिर उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या अगर कोई लीडर है, कोई एमपी है तो उसी का बेटा एमपी बन सकता है, नहीं। वी हैव सर्टन क्वालिफिकेशंस, इलेक्ट करते हैं हम। हाँ, अगर कोई अगर लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर उनकी फैमिली में कोई उस काबिल है कि हम उसे इलेक्ट करें एज प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो वो एक अलग चीज़ है, बट मोनार्की फॉलो नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ उनको राइट मिल जाता है कि जस्ट बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो मतलब गोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन अगर डिज़ाइन किया गया है तो उसका क्या मतलब है, क्यों किया गया है। टू प्रोवाइड जस्टिस, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जस्टिस इन सेंस इंसाफ, और वी हैव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। और लिबर्टी मतलब आज़ादी, ठीक है। वी हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब हम जो चाहें सोच सकते हैं। वी हैव लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी हैव सम फंडामेंटल राइट्स ना, हम
फंडामेंटल राइट्स में ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। फॉर नाउ आप इन टर्म्स का मतलब समझ लीजिए, काफ़ी है। देन बिलीव, हम जो चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट फोर्स्ड कि आप ये मानें। देन वी हैव लिबर्टी ऑफ फेथ, कि हम जिसमें चाहें विश्वास रख सकते हैं। डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, कोई इस्लाम को मानता है, कोई हिंदुज़म को मानता है। सो फेथ हमारा, अब फेथ से वी मीन कि देखिए, वी हैव थीस्ट एंड अथीस्ट, कुछ लोग भगवान सुप्रीम पावर को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। तो दे हैव पीपल, इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट, ठीक है, लिबर्टी, कि वो चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप, जो जैसे जिस तरह से अपना पूजा एंड ऑल करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। Then Constitution provides equality to Indian citizens. Equality in the sense equality of status, ठीक है। Constitution equal status provide करता है सबको। Equality of opportunity, देखिए गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं तो मतलब फॉर्म्स वगैरह जो निकलते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब अगर आप इसमें कॉन्सेप्ट देखें कि कुछ फॉर्म्स होते हैं जिनके लिए गर्ल्स को फ़ी नहीं पे करनी है, तो वो एक, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, अपॉर्चुनिटी तो इक्वल ही दी जा रही है। कोई सेक्शन अगर सोसाइटी का पीछे है किसी कारण की वजह से, जैसे अगर कुछ गर्ल सेक्शन को देखें तो अगर वो ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो एक उनको एक तरह का एज प्रोवाइड किया जाता है हमारे स्टेट की तरफ से, ठीक है। अदरवाइज इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है सोसाइटी के हर सेक्शन को, ठीक है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और इसको प्रमोट मतलब जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी है, इसे हम प्रमोट भी, कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रमोट भी करता है, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जब हम देख रहे हैं तो देखें कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। हम कहते हैं कि वी हैव कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये वाली कास्ट हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, वो हम करते हैं इन आर सोसाइटी, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। Then fraternity, by fraternity we means assuring the dignity of the individual, ठीक है, हर किसी के आत्मसम्मान का ख्याल रखना कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल, ऐसे लॉ बनाएगा कि आप किसी की डिग्निटी को हर्ट ना करें, ठीक है। देन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए जो भी स्टेप्स नेसेसरी हैं वो लेने चाहिए स्टेट को। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, ओके। देन जो हमने प्रियम्बल के टेक्स्ट में डेट देखी थी 26 नवंबर 1949, दिस इज़ द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1959। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की डेट देखें तो डेट देखेंगे इन्फोर्स वाली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू कब किया गया, इन्फोर्स कब किया गया, तो इट्स 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को। कुछ जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लागू हो गए थे, मतलब कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट कर लिया गया था, और जो रेस्ट था, जो बचा हुआ पार्ट था, वो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। देन प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। देखिए प्रियम्बल, लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग जो अथॉरिटी होती है, इन आर केस पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। सो प्रियम्बल लेजिस्लेचर को पावर नहीं देता है, सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेचर के लिए प्रियम्बल नहीं प्रोवाइड करता है, नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर टू लेजिस्लेचर। प्रियम्बल में लेजिस्लेचर की पावर या उसे प्रोहिबिट, मतलब उसे रोकने का कोई प्रोविजन नहीं है, बात ही नहीं है, ठीक है। प्रोविजन इन द प्रियम्बल आर नॉन इन्फोर्सिएबल। अब जो प्रोविजंस प्रियम्बल में, मतलब प्रियम्बल में हमने जिस भी चीज़ की बात की वो इन्फोर्सिएबल नहीं है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज़ इट्स नॉन जस्टिसिएबल। मतलब अगर आप प्रियम्बल में जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने देखे, अगर कोई भी इंसान मतलब सिर्फ प्रियम्बल को कंसीडर करके अगर आप देखें और कोई भी सोसाइटी में अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उन्हें कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। आप उन पे केस नहीं कर सकते हैं कि प्रियम्बल में ये लिखा है और तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। फॉर दैट केस वी हैव लॉज।
पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए एंड ऑल, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ प्रियम्बल को कंसीडर करें तो वो जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस भी हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज़ बीरूबारी यूनियन केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखें डिफरेंट जो भी केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, तो दिस इज़ अ जजमेंट कि जो भी केस था उसमें जजमेंट क्या आई कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बट इन केशव नंदा भारती केस 1973 में एक सिमिलर फैक्ट बेस्ड केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही पहली वाली जजमेंट, मतलब बीरूबारी यूनियन केस वाली जो जजमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन आपको यही आ सकता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट की ये किस केस की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना, केशव नंदा भारती केस, और ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बीरूबारी यूनियन केस। या मे बी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीरूबारी यूनियन केस की जो जजमेंट थी, क्या उसमें प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था या नहीं था, फिर केशव नंदा भारती केस से भी रिलेटेड इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ इट। जानने को, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की बात करें तो देयर इज़ अ लॉट टू नो, सब कुछ तो एक्सप्लेन करना, कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट आपके इस एग्ज़ाम के लिए प्रियम्बल की इतनी डिटेल्स आपके लिए काफ़ी हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आपको पूछा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आ रहा हो जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कीप लविंग अस, बने रहिए हमारे साथ और अपना सपोर्ट हमें आप देते रहिए। हम